आपने अलग अलग कंट्री के लोगों को देखा होगा। वो देखने में हमसे अलग रहते हैं, लगते हैं। उनकी वेशभूषा हमसे अलग होती है, उनके कपड़े हमसे अलग होते हैं। दरअसल हर देश की जलवायु अलग अलग होती है और लोग वहाँ के जलवायु के अनुसार ही कपड़े पहनते हैं। अगर बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले लोग होंगे तो वो गर्म कपड़े पहनेंगे ताकि वो अपने तापमान से अपने आप की रक्षा कर सके। गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों की भी वेशभूषा अलग होगी। ये सब भले ही हमसे अलग दिखते हो, लेकिन इनका खान पान और जीवन शैली हमसे अलग नहीं होता, वो भी हमारे जैसे ही होते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 8th चैप्टर, और इसमें हम विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो अलग है हमारे कंट्री से। तो आइए शुरू करते हैं। आपने अमेजन नदी के बारे में सुना होगा, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ये अमेजन नदी को अगर हम मैप पे देखें तो यहाँ पे भी दक्षिण अमेरिका का मैप दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको ग्लोब पे समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ग्लोब पे अगर हम देखें तो ये ऐसा होता है हमारा ग्लोब। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, उसको आप थोड़ा मैनेज कर लेना। और बीच से ये रेखा होती है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ये काल्पनिक रेखा होती है। और यहाँ पे होता है 0 डिग्री। इसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण वाला जो क्षेत्र होता है, इसे ही हम भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। हम ये जानते हैं कि सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ती है। यहाँ 23.5 डिग्री पे होती है ऊपर कर्क रेखा, और नीचे 23.5 डिग्री पे होती है मकर रेखा। और इन दोनों रेखाओं के बीच वाले क्षेत्र में सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है। इसी वजह से यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। और अमेजन नदी 10 डिग्री उत्तर से लेके 10 डिग्री दक्षिण, जो कि भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है, इसके बीच ही बहता है। अमेजन नदी ही अमेजन बेसिन का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सबसे पहले जानते हैं कि इस नदी का नाम अमेजन कैसे पड़ा। तो जब स्पेन के अन्वेषक हैं, मतलब जो खोजकर्ता थे, इस नदी की खोज कर रहे थे, तब उस समय सिर पे सुरक्षा कवच और घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासी ने उन पर आक्रमण किया था। और उनके इस आक्रमण से उन्हें प्राचीन के रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी थी। मतलब उससे पहले रोमन साम्राज्य में भी अमेजोन्स नामक एक महिला थी जिसने आक्रमण किया था, इसीलिए उस नदी का नाम अमेजन पड़ा था, क्योंकि इसको खोजते समय अमेजोन्स नामक महिला ने उन पे हमला किया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि अमेजन नदी का नाम अमेजन नदी क्यों पड़ा। अगर अमेजन नदी को दक्षिण अमेरिका के मैप में देखें तो यह पश्चिम के पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में जाकर गिरती है। जिस जगह पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, उस जगह को उस नदी का मुहाना कहते हैं। आपको ये पता है कि सभी नदियाँ जाके समुद्र में मिलती है। नदियाँ समुद्र में जहाँ पे मिलती है, जहाँ से मिलना शुरू करती है, उसी स्थान को हम मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन जो है वो ब्राज़ील के कुछ भाग में, पेरू के कुछ भाग में, और बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे से भाग से ही अपवाहित होती है। सहायक नदी क्या होती है? तो जब छोटी छोटी नदियाँ किसी मुख्य नदी में जाकर मिल जाती है और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहा कर ले जाती है, वह उसका बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। और अमेजन बेसिन ही विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सहायक नदी क्या हुई? तो जब छोटी नदी किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है और उसके साथ बहने लग जाती है, तो वही उसकी सहायक नदी कहलाती है। अब हम जानते हैं कि अमेजन बेसिन के पास जलवायु कैसी होती है। तो अमेजन बेसिन कहाँ पड़ता है? 10 डिग्री उत्तर से लेके 10 डिग्री दक्षिण, जो कि भूमध्य रेखीय प्रदेश है। और भूमध्य रेखीय प्रदेश में सूर्य की रोशनी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वहाँ की जलवायु गर्म एवं नम है।
पूरे वर्ष यहाँ पे गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय में लगभग गर्म एवं आर्द्र होता है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन डेली बारिश होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन में तापमान उच्च एवं आर्द्रता ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के लोगों का शरीर कभी सूखता ही नहीं है। इस मौसम में आर्द्रता इतनी ज़्यादा होती है कि शरीर हमेशा चिपचिपा सा रहता है और रात में वही तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। इस प्रदेश में ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। अब बारिश ज़्यादा होगी तो वन तो घने होंगे ही। वन वहाँ पे इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं की छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुँच ही नहीं पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप पाती है जिसको छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पे आर्किड एवं बोमरी लायड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से अलग होते हैं, यही पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्थौल एवं चींटी खाने वाली टैपीर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती है। मगरमच्छ, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं जो यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा भी हजारों कीड़े मकोड़े इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। आर्किड पौधे का नाम तो आपने सुना होगा या देखा होगा, लेकिन जो ये बोमरी लाइट पौधे होते हैं ना, यह एक अलग तरह का पौधा होता है। ये पौधा अपने पत्तियों में जल को संचित करके रखता है और मेढक जैसे जो प्राणी होते हैं इस जल के पॉकेट में अपने अंडा का उपयोग, इसके जो जल का पॉकेट होता है इसका यूज़ अंडा देने के लिए करते हैं। वर्षा वन में रहने वाले लोग वहाँ पे कैसे रहते होंगे? तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं उन फसलों का ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली का शिकार मिलना अनिश्चित होता है। कभी मछली मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई हुई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कर्तन दहन खेती क्या होती है? कर्तन दहन खेती में पहले छोटे से जगह की वनस्पति को काट दी जाती है। काटने के बाद उसमें आग लगा दी जाती है और आग लगने के बाद जो राख होती है उसे ही ज़मीन में छींटकर और फिर वहाँ पे खेती करते हैं। यही कर्तन दहन खेती कहलाती है। प्रारंभिक मानव कर्तन दहन कृषि का ही प्रयोग करते थे। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ पे उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे लकड़ियाँ भी ज़्यादा होती है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घर में भी रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तीव्र ढलान वाले जो मकान होते हैं उसे ही हम मलोका कहते हैं। अमेज़न नदी के लोगों के जीवन धीरे धीरे बदल रहा था। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, नदी से होकर ही जाना पड़ता था। लेकिन 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया था। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का भी यूज़ किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधि तेज होने के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन भी धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। हर साल अमेज़न नदी के वर्षा वन का बड़ा सा भाग लुप्त होता जा रहा है और उस वन के लुप्त होने के कारण वहाँ पे व्यापक प्रभाव भी पड़ा है कि वर्षा के कारण वहाँ की मिट्टी की परत बह जाती है ऊपर की और सघन वन वाला भी क्षेत्र बंजर भूमि बन जाता है।
पेड़ के जड़ ही मिट्टी को बांध के रखते हैं। जब लोग खेती करने के लिए कर्तन दहन का यूज़ करते हैं, उसकी वनस्पति को जला के वहाँ पे खेती करते हैं, तो ज़्यादा बार वहाँ पे करने से वे टुकड़े उपजाऊ नहीं रहते हैं, उनमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इसके बाद वो लोग उस टुकड़े को छोड़कर फिर अलग जगह पे खेती करने चले जाते हैं। तो इस तरह पेड़ों का नुकसान होता है, वहाँ की वनस्पतियाँ कम होती जा रही है, जिस वजह से जब बारिश होती है तो मिट्टी का ऊपरी परत बह जाता है और वो वन भी ख़त्म हो जाते हैं। तो वो उम्मीद है आप अमेजन बेसिन को समझ गए होंगे। तो अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो यह 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में बहती है। अगर आप इसको ग्लोब पे देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि ये ग्लोब है और ग्लोब में बीच से होती है ये भूमध्य रेखा। 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक ये है भूमध्य रेखीय प्रदेश, जहाँ पे अमेजन बेसिन बेल्ट का निर्माण होता है। और ये 10 डिग्री उत्तर से लेके 30 डिग्री उत्तर तक का जो क्षेत्र है, जिसके बीच में कर्क रेखा भी आती है, यहीं पे है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान। और हम सब जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी वाले क्षेत्र में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है और वे अपना गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। अगर आप मैप पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को देखें तो लेफ्ट साइड से ये बहती हुई आती है गंगा नदी और राइट साइड से आती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों यहाँ कहीं आकर मिलते हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाते हैं। यहीं पे ये दोनों अपने बेसिन का भी निर्माण करते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। अगर मैप में आप इस बेसिन को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये मैप में आप इसको देख सकते हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है। मानसून में मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में यहाँ पे ठंड होती है। भारत के मैप में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने में इजीली समझ में आएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से स्टेट से होकर बहती है। बेसिन का जो क्षेत्र है वहाँ पे अलग अलग तरह की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल होता है। अतः गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र ही सबसे उपयुक्त होता है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिस स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोग उनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। क्योंकि धान के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, इसलिए यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पे अधिक वर्षा होती हो। यहाँ उगाई जाने वाली और भी फसलें हैं, जिनमें से गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसल भी यहाँ पे उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल में चाय और असम में भी चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भाग में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का भी उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। हमने देखा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदानी इलाका है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है, यानी कि 1 किलोमीटर में रहने वाले जो लोगों की संख्या है वो है 189, जबकि पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करें तो वो है 1029 और वहीं बिहार की अगर बात करें तो 1102 है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना ज़्यादा है। अलग अलग भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी लगाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। वहाँ का जो डेल्टा क्षेत्र है वो मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु में तीव्र ढाल वाली भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं।
यहाँ पर इमेज में आप धान की खेती और असम का चाय का बागान भी देख सकते हैं। बेसिन के विभिन्न विविध प्रकार के वन्यजीव भी पाए जाते हैं। अगर बेसिन है तो वहाँ पे वन्यजीव भी पाए जाएंगे। तो कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं? इसमें मुख्य नाम है हाथी, बाघ, हिरन, बंदर। ये सब सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ये ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अगर आपको एक सींग वाला गैंडा देखना हो तो आप कौन सी नदी के किनारे जाएंगे? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी, और यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगरमच्छ एवं घड़ियाल भी पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा ये सब मछलियों के नाम आपने सुने होंगे जो कि लोकप्रिय प्रजाति हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार होता है। हमने देखा था कि जो मंद ढलान वाले पर्वतीय एवं पहाड़ीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वेदिका खेती की जाती है। तो ये वेदिका खेती क्या होती है? तो वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह में तीव्रता ना हो। अगर आप किसी ऊंची जगह से पानी को डालेंगे तो वो तो सीधा नीचे गिर जाएगा, इसलिए वहाँ के ढलान को कम किया जाता है ताकि जल के प्रवाह बहुत तेज। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे हम स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं या फिर अंधी डॉल्फिन कहते हैं। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता लगता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अगर आपको सुसु देखना है और वहाँ पे ब्रैकेट में अंधी डॉल्फिन भी लिखा होगा तो आप किस नदी के किनारे जाएंगे? तो उसका भी आंसर होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। जहाँ पे पानी साफ होगी वहीं पे ये डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन को देख के ही हम वहाँ की शुद्धता का अनुमान लगाते हैं। झील भी जीविका का साधन होता है। झील के किनारे रहने वाले लोग वहाँ से मछली पकड़कर अपने जीविका का निर्वाह करते हैं। वहाँ पे रहने वाले लोग भी उसके आसपास खेती भी करते हैं क्योंकि झील के आसपास की ज़मीन उपजाऊ होती है। इस ज़मीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें उगाई जाती है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है और वहाँ के लोग बहुत ही संतुष्टि से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नदी में पकड़ने, खाने और बेचने के लिए बहुत सारी मछलियाँ होती है जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है जब तक कि पास के शहरों का प्रदूषण उस झील तक नहीं पहुंच जाता। तब तक उनके मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं होता है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे भी स्थित हैं जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों एवं यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसका गंदा पानी बहकर भी इस नदी में आता है जिस वजह से इस नदी की पानी प्रदूषित हो गया है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र भी उपस्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जल मार्ग यातायात एवं प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन भी है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो वो है नमामि गंगे। पर्यटन भी इस बेसिन के लिए महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे जो स्थित ताजमहल है, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम है, उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य यह तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे दार्शनिक स्थल भी हैं। इन सभी जगह पर पर्यटन आते हैं और इनको देखते हैं।
विश्व के कई देशों से लोग घूमने के लिए इन सभी स्थानों पर आते हैं। बहुत ही फेमस जगह है बिहार का बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य जीव अभयारण्य। ये सब पर्यटकों के लिए एक उनके आकर्षण का केंद्र है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए